हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, कई बिलों को पास किया जा रहा है। इसके बीच में पार्लियामेंट के द्वारा फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को भी पास कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे हमारे देश में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी फंड रेज करने में। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा बिल, लेकिन उससे पहले आखिर फैक्टरिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फैक्टरिंग का संबंध फैक्ट्री से है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्री में इस टर्म को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है जो कि स्टील का प्रोडक्शन करती है। एक बार क्या होता है कि आपकी कंपनी 1 लाख रुपए का स्टील जो है किसी दूसरे कंपनी को बेचती है। अब उस समय उस कंपनी के पास पैसा नहीं होता है कि आपको पे करे, तो वो आपको कहती है कि आप हमें अभी 1 लाख रुपए का स्टील दे दीजिए, हम आपको 1 साल के बाद पैसे देंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मान जाते हैं। उस कंपनी के द्वारा आपको तब तक के लिए क्या दिया जाता है, एक रिसीवेबल दिया जाता है या फिर एक इनवॉइस दिया जाता है जिसका कॉस्ट कितना रहता है, 1 लाख रुपए रहता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि 1 साल होने से पहले ही आपकी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब आप यहाँ पे उस कंपनी के पास तो वापस जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके साथ तो आपका डील हुआ रहता है कि वो आपको 1 साल के बाद पैसे लौटाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी ऐसे संस्था के पास जाते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा हो और जो आपको पैसा दे सकती हो। तो आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ये 1 लाख रुपए का रिसीवेबल है, आप ये रख लीजिए और मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है, और जब 1 साल हो जाएगा तब आप इस रिसीवेबल का इस्तेमाल करके उस कंपनी से पैसा ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पे कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति बिना अपने फ़ायदे के आपकी मदद क्यों करेगी? तो वो आपको कहती है कि ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं, आपसे ये रिसीवेबल ले लेते हैं और हम आपको पैसा दे देते हैं, लेकिन हम आपको 1 लाख रुपए नहीं देंगे, हम आपको 95,000 रुपीज़ देंगे और जब ये 1 साल हो जाएगा तब हम उस कंपनी से जा करके पैसा ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसका भी बेनिफिट होता है। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है यही क्या कहलाता है, फैक्टरिंग बिजनेस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आप जो थी, आपका जो कंपनी था वो क्या हो सकता है, एमएसएमईज हो सकता है या फिर दूसरा कोई कंपनी हो सकता है। ठीक है, आपने जो रिसीवेबल प्राप्त किया वो क्या हुआ, एक एमएसएमई है जो कि स्टील बेचती है और उसको पैसा नहीं मिलता है, तो वो क्या हो गया, ड्यू हो गया कस्टमर का। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्टी रहता है जो आपको रिसीवेबल के बदले पैसा देता है वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ये क्या हो सकता है, बैंक हो सकता है, बैंक आपको रिसीवेबल के बदले फंड दे सकता है, या फिर एनबीएफसी हो सकता है यानी कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी हो सकता है। तो यही पूरा क्या था, फैक्टरिंग बिजनेस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भारत में फैक्टरिंग बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए 2011 में एक कानून को लाया गया था, द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो फैक्टरिंग बिजनेस के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है तो उसके लिए प्रोविज़न था यहाँ पे। साथ ही में इस बिजनेस के अंतर्गत जो अलग अलग पार्टीज़ हैं उनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भी प्रोविज़न था। अब जब से इस कानून को लाया गया और भारत में जो फैक्टरिंग बिजनेस है पूरा, उसके अंतर्गत एक इशू को सबसे ज़्यादा फेस किया जाता है एमएसएमईज के द्वारा, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा, कि उनके पास रिसीवेबल, बिल्स, इनवॉइस ये तो रहता है, ठीक है, जिससे कि वो पैसे ले सकते हैं, लेकिन उनको पैसे देने वाला कोई नहीं मिलता है, यानी कि जो बैंक होता है, एनबीएफसी होता है, वो नहीं मिलता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि फैक्टरिंग बिजनेस के अंतर्गत जो एनबीएफसी का संख्या है वो काफ़ी कम है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी तक हमारे देश में सिर्फ 7 नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं जिनको कि फैक्टरिंग बिजनेस करने की परमिशन अभी तक मिली हुई है, जो कि एलिजिबल हैं उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 में से कौन कौन है, कैन बैंक फैक्टर्स है, इंडिया फैक्टरिंग है, एसबीआई ग्लोबल है, उसके बाद सीनेम फैक्टरिंग है और भी कुछ कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो 7 टोटल है, इनकी संख्या काफ़ी कम है। अब हम बात करते हैं अभी अपने मुद्दे में कि फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो 2021 लाया गया है, इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो एनबीएफसीज हैं उनकी संख्या 7 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 9,500 कर दी गई है, यानी कि 9,500 जो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं वो अब रिसीवेबल ले करके एमएसएमईज के द्वारा उनको लोन दे सकती है या फिर उनको पैसा दे सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रोविज़न है वो इस बिल में रखा गया है।
उसके अलावा देखिए दूसरा जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट, जो फैक्टरिंग बिजनेस और जो रिसीवेबल्स है उसके डेफिनेशन को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। उसके डेफिनेशन को जो इंटरनेशनल लेवल पे इन सब का डेफिनेशन है उसके पास जो है ला दिया गया है, उसके जैसा इसको बना दिया गया है। फैक्टरिंग बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो असाइनमेंट और रिसीवेबल्स का डेफिनेशन में चेंज किया गया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिसीवेबल के डेफिनेशन चेंज के बारे में, तो 2011 के अकॉर्डिंग रिसीवेबल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है एज अ मॉनेटरी सम जो कि किसी व्यक्ति का अधिकार है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन में चेंज क्या किया गया है कि यहाँ पे रिसीवेबल को बताया गया है कोई भी ऐसा पैसा जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा उधार लिया गया है किसी फैसिलिटी के बदले, किसी सर्विस के बदले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम असाइनमेंट के बारे में बात करें कि इसके डेफिनेशन में क्या चेंज लाया गया है, तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रिसीवेबल को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अभी यहाँ पे चेंज क्या लाया गया है, अभी यहाँ पे कहा गया है कि ये जो ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस है रिसीवेबल को ट्रांसफ़र करने का, वो पूरा भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है, आंशिक रूप से भी किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे दो डेफिनेशन में जो है चेंजेस लाए गए हैं, उसके बारे में हमने बात किया। इसके अलावा फैक्टरिंग बिजनेस के डेफिनेशन में भी चेंजेस लाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके अलावा जो एक प्रोविज़न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे एम्पावर कर दिया गया है कि वो फैक्टरिंग बिजनेस को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए नए नए रेगुलेशन को बना सकती है। साथ ही में यहाँ पे अगर किसी को इस बिजनेस के अंतर्गत रजिस्टर करना है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन बैंक लेंडर्स जो हैं वो इसके अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जिससे एमएसएमईज को फंड रेज करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों यही था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।